वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे चैप्टर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल की मदद से बयान करें। आस्क सोल डिस्कस इस टाइप्स, और इसकी टाइप्स भी बयान करें। तो शुरू करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं किसी ओरिजिन से। अर्थ का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह। जैसे अर्थ पे हम किसी भी पोजीशन को, किसी लोकेशन को हम अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से डिफाइन करते हैं कि ये इस जगह पे है। सो रेफरेंस फ्रेम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन। जिससे हम कोई पोजीशन मेजर करते हैं या कोई वेलोसिटी मेजर करते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट रेफरेंस। या फ्रेम in which one observer is situated and make his observation is known as। या ऐसा फ्रेम जहाँ पे कोई ऑब्जर्वर मौजूद है और अपनी ऑब्जर्वेशन अपने रेफरेंस से बयान कर रहा है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे इस गुड़िया को देखें, ये गुड़िया इसको कह रही है कि वेट, होल्ड स्टिल। हत्ता कि ये जिस बॉक्स में वो बॉक्स मूव कर रहा है, और ये बच्चा कह रहा है इस गुड़िया को कि मैं तो पहले ही स्टिल हूँ। अब इसके रेफरेंस ऑफ फ्रेम से ये बॉक्स और ये बच्चा मूव कर रहा है, लेकिन बच्चा अपने उसका रेफरेंस ऑफ फ्रेम ये बॉक्स है, और अपने बॉक्स के फ्रेम से वो रेस्ट पे है। अर्थ के फ्रेम से तो मोशन पे है, लेकिन बॉक्स के फ्रेम से वो रेस्ट पे है। तो अपने बॉक्स के, अपनी गाड़ी के फ्रेम और रेफरेंस से वो कह रहा है मैं स्टिल हूँ। तो आप मूव कर रहे हैं या रेस्ट में है, डिपेंड है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। क्योंकि बॉक्स कार के अंदर जो बॉय है वो विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स कार वो रेस्ट पे है, लेकिन आउटसाइड द बॉक्स कार जैसे गर्ल है, गुड़िया है, तो इस गर्ल के रेफरेंस से ये बॉक्स कार और बॉय मूव कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एसोसिएटेड होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। ऑल द मेजरमेंट ऑफ मोशन विल कंपेयर टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन की जितनी भी मेजरमेंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर की जाती है। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव रिलेटिव टू वन अनदर। मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उनका मोशन भी, उनकी ऑब्जर्वेशन भी एक दूसरे से रिलेटिव होगी। यानी कि वो हर एक अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने रेफरेंस के मुताबिक उस मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इस स्टेशन पे खड़े हुए इस जेंट्स को देखें, आदमी को देखें, तो ये कहेगा कि ये ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है। इसके नजरिए से इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, और अर्थ के, ये आपका स्टेशन है, स्टेशन के रेफरेंस से ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है। लेकिन एक पैसेंजर जो ट्रेन के अंदर है वो कहेगा आई कैन सी दैट बॉय इज गोइंग बैकवर्ड। क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक ट्रेन है, तो उसके रेफरेंस से वो खुद स्टेशनरी है, और उसके अगेंस्ट ये बॉय पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ये बॉय पीछे तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि इसका जो पैसेंजर है, इसका जो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ट्रेन है, तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो रेस्ट पे है। और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये स्टेशन है, ये अर्थ है। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये रेस्ट पे है और ट्रेन मूव कर रही है। और पैसेंजर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है, तो वो पैसेंजर ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट पे है, और उसके नज़रिए के मुताबिक ये पर्सन पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ये अर्थ पीछे की तरफ मूव कर रही है, स्टेशन पीछे जा रहा है, स्टेशन पीछे निकल गया। तो जो भी हम ओरिजिन लेते हैं, ओरिएंटेशन लेते हैं, स्केल ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम लेते हैं, ये स्पेसिफाई होता है ज्योमेट्रिकल पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो इसका रेफरेंस पॉइंट ये ओरिजिन होगा। ओरिजिन हो, जैसे कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 2 2, जो मैं हुज पोजीशन इज आइडेंटिफाई, जिसकी पोजीशन हमने आइडेंटिफाई करते हैं वो मैथमेटिकली भी, अब मैथमेटिकली ओरिजिन इसका 0 है, ठीक है ना, ये इसका ओरिजिन है। और फिजिकली भी, फिजिकली इन दोनों बच्चों का ओरिजिन डिफरेंट है। इस बॉय का ओरिजिन है बॉक्स कार, और इसका ओरिजिन होगा अर्थ रेफरेंस। और यहाँ पे देखें, इस आदमी का ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ये स्टेशन, ये अर्थ। लेकिन पैसेंजर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ओरिजिन होगा उसकी ट्रेन, उसकी सीट वगैरह। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। वेन एवर यू डिस्क्राइब समथिंग मूविंग, जब भी आप कहते हैं कि कोई मूव कर रहा है, आप कंपेयर कर रहे हैं टू समथिंग दैट इज नॉट मूविंग। कि कोई चीज़ आपका ओरिजिन, आपका रेफरेंस पे होता है, जो मूव नहीं कर रहा होता उससे आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो मूव, उसको आप रेफरेंस लेते हैं और उसके कंपैरिजन पे आप कहते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है।
द थिंग दैट इज नॉट मूविंग इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो चीज़ आपके रेफरेंस से रेस्ट पे है, जो मूव नहीं कर रही, उसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इट इज़ यूजली द बैकग्राउंड होता है, हमारा अर्थ होती है, हम जिस मिस्र में रहते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल देखी कि ये जो लेयर है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका ग्राउंड, इसका अर्थ है कि वो मूव नहीं कर रहा। और बच्चा अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा है ये बॉक्स कार, उसके रेफरेंस से वो और बॉक्स कार दोनों रेस्ट में है, और पूरी अर्थ, पूरा स्टेशन पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अब इस आदमी के नज़रिए के मुताबिक थी ना, ये अर्थ रेस्ट पे है और ये मूव नहीं कर रहा और ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ, उसे ये फील होगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और ये स्टेशन और ये पर्सन पीछे की तरफ जा रहे हैं। मजीद एग्जाम्पल देते हैं। व्हेन अ बॉल रोल इन अ स्टील, जब किसी बॉल को अब स्टील में रोल करते हैं तो हम कहते हैं कि बॉल इज मूविंग बिकॉज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, को बॉल मूव कर रही है विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कह सकते हैं कि वहाँ पे स्ट्रीट है, कि गली में हमने बॉल को रोल किया है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस गली है, तो गली रेस्ट पे है, हमारी जो स्ट्रीट है वो रेस्ट पे है। वेन मे बी द साइड ऑफ स्ट्रीट और द अर्थ, तो हमारा जो रेफरेंस है वो स्ट्रीट की कोई साइड हो सकती है या अर्थ हो सकती है, हम कहते हैं स्ट्रीट या अर्थ जो है वो रेस्ट पे है और उसके रेफरेंस से बॉल मूव कर रही है। कंसीडर टू पर्सन ए एंड बी आर सीटेड इन अ बस, ये दो पर्सन है ए एंड बी, ये बस के अंदर बैठे हुए हैं। एंड बस इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, और बस किसी वेलोसिटी से ये आगे की तरफ मूव कर रही है, दो पर्सन बस के अंदर बैठे हैं और बस किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है ना। इफ वी आस्क ए डैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, अगर हम ए से पूछेंगे कि बी की वेलोसिटी क्या है, तो ए कहेगा मैं रेस्ट पे हूँ तो बी भी रेस्ट पे है। तो ही से डैट कि ए रेस्ट पे है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस है तो वो रेस्ट पे है, वो आराम से बैठा हुआ है। तो कहेगा बी इज आल्सो ऑन रेस्ट, बी भी रेस्ट पे है, बिकॉज वी आस्क द सेम क्वेश्चन टू पर्सन सी। और सेम क्वेश्चन अगर हम सी से कहा जाए, बताएं कि ए और बी या बी रेस्ट पे है कि नहीं रेस्ट पे, लेकिन सी ये नहीं कहेगा, सी कहेगा बी इज मूविंग, बी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कि बी मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, लेफ्ट बोथ एक्स डायरेक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये वाली है, तो वो कहेगा बी मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बिफोर स्पेसिफाइंग द वेलोसिटी वी हैव स्पेसिफाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वेलोसिटी को स्पेसिफाई करने से पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। ए के रेफरेंस से बी रेस्ट पे है, लेकिन सी, ये पर्सन जो बाहर खड़ा है, इसके रेफरेंस से बी मोशन में है, क्योंकि ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो खुद है या उसकी बस है। ठीक है ना। तो बस के रेफरेंस से वो रेस्ट पे है, और सी का रेफरेंस है अर्थ, उसका रोड, उसके रेफरेंस से बस मूव कर रही है। तो हमें पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा पाथ को। तो टाइप ऑफ फ्रेम रेफरेंस, एक इसकी दो टाइप्स हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है कि जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट ना हो रहा हो, तेज ना हो रहा हो, यहाँ हिस्सा ना हो रहा हो, यहाँ तो वो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। जैसे न्यूटन के लॉ में डिफाइन किया जाता है, एवरी बॉडी इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा कि वो चीज़ एक्सेलरेट नहीं होनी चाहिए या डीसेलरेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। न्यूटन के लॉ इस पर वैलिड है। ठीक है ना। या तो वो रेस्ट पे होनी चाहिए या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होनी चाहिए। अब है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसी चीज जो एक्सेलरेट हो रही हो, एक्सेलरेट हो रही हो या कि तेज हो रही हो या आहिस्ता हो रही हो, एक्सेलरेट हो रही हो, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो ना हो, उसे कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पे न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं होते, इस पे न्यूटन के लॉ अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं होते। इसके लिए हमें फिर आइंस्टाइन के लॉ, स्टीफन हॉकिंस के लॉ अप्लाई करने होंगे। तो नेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दोबारा देखते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो, इज एट रेस्ट या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, न्यूटन के लॉज के मुताबिक ये रेस्ट पे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उसे हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच न्यूटन लॉ होल्ड ट्रू, इस पे न्यूटन के लॉ बिल्कुल ट्रू है, एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्ट इज रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्ट अपॉन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, रेस्ट वाला रेस्ट पे रहेगा और मोशन वाला मोशन में रहेगा स्ट्रेट लाइन। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
डज नॉट एक्सेलरेट। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेट नहीं करता, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। एनी रेफरेंस फ्रेम दैट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अभी हम पढ़ के हैं दोबारा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे इटसेल्फ, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अर्थ। अर्थ इज कंसीडर टू बी इनर्शियल फ्रेम, अर्थ भी हमारा इनिशियल फ्रेम है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अर्थ से घूम कर रही है, तो हमारे रेफरेंस से वो रेस्ट पे है। अर्थ कैन बी कंसीडर एड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। इनसाइड अ कार मूविंग अलोंग द रोड एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम कहेंगे वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। अगर हम घर के अंदर है और घर हमारा स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू अस, तो वो भी कहेंगे हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऐसे रॉकेट को देख लें, रॉकेट ज़मीन पे खड़ा हुआ है, तो ये भी हम कहेंगे अर्थ, क्योंकि एक ये मिसाइल ज़मीन पे खड़ा हुआ है, तो अर्थ क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये भी कहेंगे ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यहाँ पे रॉकेट फरमा रहे हैं, माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट एक्सेलरेटेड, मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ठीक है। एज आई एम इट रेस्ट, इसलिए कि मैं रेस्ट पे हूँ। अब इसका ये खुद भी रेस्ट पे है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो इट्स मीन दैट ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। इस बॉय को देखते हैं, आई कैन सी द कार इज गोइंग फॉरवर्ड ऑन अ रोड, ये कह रहा है फॉरवर्ड ऑन अ रोड कॉर दे रहा है, तो बॉय का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है और अर्थ एक्सेलरेट नहीं कर रहा, या इसके इसके रिस्पेक्टिव वो रेस्ट पे है, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम दोबारा देखते हैं कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद एक्सेलरेटिंग, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो, इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जांपल, अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट हैव एक्सेलरेशन इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाई फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई नहीं भी हो रही या हो भी रही है, तो वो उसमें एक्सेलरेशन होगी, जैसे रिक्शा तेज हो रहा है, बिकॉज रेफरेंस इट सेल्फ इज एक्सेलरेटिंग, हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो खुद खुद एक्सेलरेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब इस रक्षा को हम देख लेते हैं कि रक्षा ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस पे उसने रेस दी है, वो तेज हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अर्थ, अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उस पर न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं होते, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होगा, रक्षा, और इस पर न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं होंगे। अब इस कार में जो पैसेंजर बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठा हुआ है, वो कह रहा है, आई कैन सी दैट बॉय गोइंग बैकवर्ड, वो कह रहा है मैं बॉय को देख रहा हूँ कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि उसकी कार लेट्स सपोज तेज हो रही थी, अगर एक्सेलरेशन में थी, अगर उसकी कार एक्सेलरेशन में थी, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थी, और वो विद रिस्पेक्ट टू हिज कार, विद रिस्पेक्ट टू हिज जीप, वो रेस्ट में था और या एक्सेलरेट कर रहा था, उसके नज़रिए के मुताबिक ये बॉय पीछे की तरफ जा रहा है ना कि वो आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर उसमें उसकी कार या उसकी जीप एक्सेलरेट हो रही है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेट्स सपोज हमारी एक एलिवेटर है, हमारी एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो ये भी हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नॉर्मली जो फोर्स एक्ट करती है उसे हम साइडो फोर्स कहते हैं। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब लगा, इसे साइडो फोर्स ने फील की, फिर इसने कहा नो आई अंडरस्टैंड व्हाई आई एम एक्सपीरियंस अ साइडो फोर्स। तो अगर ये हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेट कर रही है, थोड़ी तेज हो रही है, तो ये भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस करें पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में पेश की। ये थ्योरी डील करती है स्पेस और टाइम को, और इस थ्योरी के दो मेन पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम ऑफ ऑल ऑब्जर्वर, फिजिक्स के लॉज तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम है इन एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फिजिक्स के लॉज हैं वो हमेशा सेम होगा। यानी कि ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हर जगह उसके लॉज सेम होंगे। अगर आप ज़मीन पे किसी कप में चाय डालते हैं और किसी एरोप्लेन पे किसी कप में चाय डालते हैं जो एरोप्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपके फिजिक्स के लॉज हर जगह सेम होंगे। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं की गई।
It is impossible to experimentally determine if an inertial frame of reference stationary or moving without observing it from the external frame of reference. ये नामुमकिन है किसी भी फिजिक्स को कि अगर स्टेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप रह रहे हैं तो आप स्टेशनरी है या मूविंग है, तो आप ये फर्क बयान नहीं कर सकते किसी फिजिक्स के लॉज में, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। अगर आप स्टेशनरी हैं या मूविंग कर रहे हैं, मूव है भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपके फिजिक्स के जो लॉज हैं वो तमाम डायमेंशन में सेम होंगे, तो हम उसमें कोई फर्क बयान नहीं कर पाएंगे जब तक कि फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसे जज ना करें। The experiment perform in stationary and moving inertial frame of reference let the same result. अगर हम स्टेशनरी हैं, हम रेस्ट पे हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो हमारे जो रिजल्ट आएंगे, हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आएंगे, वो हमेशा सेम होंगे जब तक कि हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वो है जीरो। लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर एवरी ऑब्जर्वर। फिजिक्स के लॉज हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होते हैं अगर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर वो एक्सेलरेट हो रहे हैं या डिसेलरेट हो रहे हैं, फिर हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? द फिजिक्स के लॉज हमेशा सेम होंगे इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। विद टू पोस्टुलेट द लॉज ऑफ मोशन आर सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन, जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, जितने भी लॉ ऑफ मोशन है, वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक और इसका सेकंड पॉइंट है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द स्पीड ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर। या सोर्स या ऑब्जर्वर कोई भी मूव कर रहा हो, दोनों सूरतों में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कांस्टेंट होगी। वैक्यूम में या किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, स्पीड एक हद से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। अब सपोज करें कि दो पर्सन है, वन स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी ट्रेन, एक स्टेशनरी ट्रेन में है, while second is standing on a train at moving in constant velocity। ये दूसरा मूविंग ट्रेन में है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन। दे आर ऑब्जर्विंग द फ्रीली फॉलिंग मोशन ऑफ बॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दोनों बॉल अगर गिरता हुआ देखेंगे तो दोनों एक जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, दोनों को एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे। बोथ पर्सन आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये स्टेशनरी में है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। न्यूटन लॉ अप्लाई इन सेम ऑफ बोथ, तो न्यूटन के लॉ दोनों पे अप्लाई करेंगे एक सेम कंडीशन में। बोथ पीपल ऑब्जर्व द फॉलिंग बॉल इन वर्टिकल पाथ, इनको भी लगेगा कि बॉल नीचे सीधा सीधा गिर रहा है, और मूविंग वाले को भी यही लगेगा कि बॉल सीधा सीधा नीचे गिर रहा है। बोथ इफ द ट्रेन आर विंडोलेस, और ट्रेन में कोई खिड़कियां भी नहीं है, टू पैसेंजर विद हैव नो वे नोइंग वेदर द ट्रेन इज स्टेशनरी और मूविंग। अब वो इन्हें किसी कमरे में ट्रेन के बंद कर दिया, उसमें कोई खिड़की नहीं है, तो उनको बॉल के मोशन से कभी अंदाजा नहीं हो सकता कि कौन सी ट्रेन मूव कर रही है और कौन सी ट्रेन रेस्ट पे है। लेट्स सपोज ये ट्रेन रेस्ट पे थी, ये मोशन में थी, तो दोनों के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो सेम होंगे, तो उन्हें कभी ये बॉल के मोशन से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी ट्रेन स्टेशनरी ट्रेन है और कौन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो फिजिक्स के लॉज, न्यूटन के लॉज, दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर। सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के दरमियान अगर कोई वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तब भी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। ऑब्जर्वर हु मेजरिंग इट्स वेलोसिटी, या नो मैटर हाउ फास्ट द ऑब्जर्वर इज मूविंग, कि ऑब्जर्वर जितना मर्जी तेज चल रहा हो मूविंग, हाउ फास्ट द लाइट स्टोर इज मूविंग, तो हाउ फास्ट लाइट सोर्स या लाइट सोर्स जितना मर्जी तेज मूव कर रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट एक हद से ज्यादा तेज नहीं हो सकती। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ये एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, राउंड ऑफ वैल्यू इसकी हमारी बुक्स में दी हुई है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है। तो स्पीड ऑफ लाइट
इवन कि हमारा सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हो या कोई एक मूव कर रहा हो, उनके अंदर कोई रिलेटिव वेलोसिटी हो, दोनों सूरतों में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इससे ज़्यादा तेज मूव नहीं कर सकती। दिस पॉस्टुलेट कॉन्ट्रैक्टिक्स न्यूटन रिलेटिव मोशन। ये पॉस्टुलेट न्यूटन रिलेटिव मोशन के साथ इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है, ये उसको फॉलो नहीं करता। क्योंकि अगर आप 0.5 सी स्पीड से 50% कम स्पीड पे चल रहे हो, बहुत हाई वेलोसिटी 0.5 स्पीड से चल रहे हो इन सेम डायरेक्शन, स्टेशनरी ट्रेन है और ये मूविंग ट्रेन है 0.53 अलोंग द बीम ऑफ लाइट, लाइट के साथ जा रहे हो, न्यूटनियन मैकेनिक्स से यू आर विल ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ लाइट टू बी 0.5 सी। तो जो न्यूटन की मैकेनिक्स थी वो कहेगा कि आप स्पीड ऑफ लाइट जो मेजर करेंगे वो 0.5 सी होगा। ये स्पीड ऑफ लाइट आपको जो नजर आ रही है वो आधी हो जाएगी। स्पीड की लाइट 3 × 10⁻8 के बजाय 1.5 × 10⁻8 हो जाएगी। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रहा है स्टिल बी ऑब्जर्विंग स्पीड ऑफ लाइट एट सी, द स्टेशनरी पर्सन मेजर द स्पीड ऑफ लाइट मिड बाय ट्रेन स्पीड। तो स्टेशनरी पर्सन जो लाइट की स्पीड मेजर करेगा वो सी ही रहेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट सी ही रहेगा, या कि 3 × 10⁻8 ही रहेगा। लेकिन न्यूटनियन फिजिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स ये कहती है कि रेस्ट के लिए ऑब्जर्वर के लिए उसे फील होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 0.5 सी या स्पीड ऑफ लाइट आधी रह गई है। तो इस तरह स्पेशल रिलेटिविटी और न्यूटनियन मैकेनिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन है। आइंस्टाइन पर कहता है व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट द मोशन। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये मोशन या स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करती। Any observer traveling with a constant velocity will see the light behave normally and always at the same speed. वो किसी भी वेलोसिटी पे मूव कर रहा हो वो नॉर्मली बिहेव करेगी लाइट, और उसे लाइट की स्पीड को हमेशा वो सी ही मेजर करेगा। मैथमेटिकली कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी क्लियर, फोर्स टू गिव न्यूटनियन व्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम कंप्लीटली सेपरेट कॉन्सेप्ट। के न्यूटनियन के जो कॉन्सेप्ट थे स्पेस एंड टाइम के वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे एज कम्पेयर टू आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट से। To provide ruled compute observable comparison between observers with the relative velocity. The relativity means relative states of motion. Relative state of motion. अगर ये मूविंग ट्रेन 0.5 सी से भी मूव कर रही है तब भी इसके अंदर वाला जो परसेंट होगा वो स्पीड ऑफ लाइट को सी ही मेजर करेगा, ना कि उसकी वैल्यू 0.5 सी हो जाएगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है अगर आप रेस्ट पे हैं और आप लाइट सोर्स ऑन करते हैं और आप मोशन में और लाइट सोर्स ऑन करते हैं, दोनों की लाइट स्पीड ऑफ लाइट सी ही होगी। दोनों ये भी सी की स्पीड से ही जाएंगे और ये भी स्पीड से जाएंगे, सेम टू सेम। वैसे ही कि यहाँ से अगर 200 किलोमीटर की स्पीड से आप किसी एरो को थ्रो करें तो यहाँ से आप 100 की स्पीड से थ्रो करें, और 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो ये भी 200 हो जाएगा। देखें यहाँ पे, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इस थ्योरम को फॉलो नहीं करती। अगर देखें आपने जो एरो थ्रो किया है वो 100 किलोमीटर की स्पीड से थ्रो किया है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन की है, दोनों प्लस हो गए 200 हो जाएंगे। और यहाँ पे आप एरो थ्रो करेंगे 200 किलोमीटर की स्पीड से, तब ये दोनों सेम रीच होंगे। और यही प्रिंसिपल हम यहाँ लगाएं कि अगर ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है और आप भी लाइट ऑन कर रहे हैं तो इसकी स्पीड तो डबल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर विद रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जर्वर इसको नोट करेगा तो दोनों की लाइट की स्पीड सी होगी। ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या मोशन में है, अब ठीक है ना, इससे स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त हमारा जो रेफरेंस है वो अर्थ है। एक एग्जांपल और देखते हैं न्यूटनियन फिजिक्स और रिलेटिविटी में। लेट्स इमेजिन अ ट्रेन, एक ट्रेन को इमेजिन करें ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट सी। वो ट्रैवल कर रही है स्पीड ऑफ लाइट सी से। अ पर्सन और ट्रेन लुक एट इनटू द मिरर। ये मूविंग ट्रेन है और इसकी ट्रेन की स्पीड लाइफ लाइट है सी। ये अपने हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट ली है, एक्चुअल में मैटर स्पीड ऑफ लाइट से मूव ही नहीं कर सकता। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए सिर्फ समझने के लिए, मैटर स्पीड ऑफ लाइट से मूव ही नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अ पर्सन इन द ट्रेन लुक इनटू द मिरर। अगर पर्सन अपने मिरर में देखता है, ट्रेन के अंदर है, मिरर में देखता है इन फ्रंट, विल द पर्सन सी द रिफ्लेक्शन देमसेल्फ। क्या वो अपनी रिफ्लेक्शन देख सकेगा? हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकता, उसका पार्ट भी एक्सप्लेन नहीं किया।
क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन रिलेटिविटी वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जर्वर और उसके लिहाज से सेम होगी। तो जितना जब लाइट ट्रैवल करेगी तो ट्रेन भी उतना ही ट्रैवल कर जाएगी। जितना लाइट आगे जाएगी, जितना इसकी आंखों से निकल के या टॉर्च से लाइट आगे जाएगी, मिरर भी उतना ही आगे चले जाएगा। इसके लिहाज से तो वो कभी भी अपना रिफ्लेक्शन नहीं दे सकेगा। तो न्यूटनियन फिजिक्स कहती है कि नो रिफ्लेक्शन इज टू बी सीन। न्यूटनियन फिजिक्स कहती है कि रिफ्लेक्शन तो वो देख ही नहीं सकता। रिफ्लेक्शन सीन बाय द पर्सन व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम पर्सन टू द मिरर एंड रिटर्न टू द पर्सन राइट। रिफ्लेक्शन तो तब दे सकता है कि आंखों से इसकी रोशनी जाए, मिरर पे जाकर टकराए और फिर वापस आए। व्हेन इट तो when Newtonian relativity applied this thought experiment, the mirror is moving with speed of light. अब न्यूटोनियन रिलेटिविटी लगाए तो मिरर भी तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है ना, तो जितनी रोशनी यहाँ से आगे जाएगी उतना मिरर भी यहाँ से आगे चला जाएगा। विच मीन द रिलेटिविटी वेलोसिटी बिटवीन लाइट फ्रॉम द पर्सन एंड मिरर इज जीरो। इसका मतलब हुआ न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक जो पर्सन से जो लाइट निकल रही है और मिरर जो आगे जा रहा है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। दिस इम्प्लाई द लाइट विल नेवर रीच द मिरर। इसका मतलब है कि लाइट तो मिरर तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। जितना लाइट आगे जा रही है उतना मिरर आगे जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो पर्सन कभी भी अपना रिफ्लेक्शन नहीं दे सकता। दिस इज कॉल्ड द न्यूटोनियन फिजिक्स कि कभी भी वो मूविंग ट्रेन में, जो ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, अपना रिफ्लेक्शन कभी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लाइट का डिस्टेंस और मिरर का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। तो न्यूटोनियन फिजिक्स तो कहती है तो कभी वो देख ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। स्पेशल रिलेटिविटी तो कैसे थी वो देख सकता है। आउटकम कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ जो हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट है स्पेशल रिलेटिविटी स्टेट ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर एवरीवन, कि फिजिक्स के लॉज तो हर जगह सेम रहेंगे इन अ कांस्टेंट मोशन। जैसे inertial frame of reference, you will able to tell if you are moving constant speed of trade just by looking around. No imagine someone on train, ये हमें कोई जरूरत नहीं है इमेजिन करने की कोई ट्रेन पे है विद अ मिरर। स्पेशल रिलेटिविटी से पर्सन कांट टेल इफ द ट्रेन इज मूविंग। स्पेशल रिलेटिविटी तो कह रही है पर्सन बता ही नहीं सकता कि ट्रेन मूव कर रही है या रेस्ट पे है। इफ दे कांट सी द रिफ्लेक्शन लाइट इंटरेक्शन इट इम्प्लाई द ट्रेन मस्ट बी मूविंग। This contract the idea about constant motion is undetectable. ये तो constant motion undetectable होता है, इस पे तो हमने आइडिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ भी तो इतने अरसे से घूम रही है, हमें तो फील नहीं होता, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी? स्पीड ऑफ लाइट जरूर अपनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फर्स्ट पोस्टुलेट के मुताबिक वो पर्सन अपना इमेज देख सकेगा। स्पेशल स्पेशल रिलेटिविटी से द रिफ्लेक्शन इज सीन, रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। द कॉन्ट्रडिक्शन ड्राइव फ्रॉम न्यूटोनियन रिलेटिविटी इन दिस थॉट एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिविटी के मुकाबले में कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये पर्सन अपने ट्रेन के रेफरेंस पे से तो रेस्ट पे है, और यहां पे जो लाइट की स्पीड होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगी। तो लाइट अपनी नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट से मिरर पे जाएगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी और वो अपना रिफ्लेक्शन देख सकेगा। द कॉन्ट्रडिक्शन ड्राइव फ्रॉम न्यूटोनियन रिलेटिविटी हिज थॉट experiments support the constant speed of light. The second postulate, a special relativity state that light speed is constant in vacuum for all inertial frame of reference. This means from the perspective of person or mirror या person के से आजाद होकर प्रेफरेट द मूविंग ट्रेन लाइट रिलेटिव वेलोसिटी इज स्टिल सी। लाइट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन भी सी रहेगी व्हेन लाइट वेलोसिटी रिलेटेड टू द मिरर इज नो लॉन्गर जीरो। तो लाइट की वेलोसिटी मिरर के रिलेटिव जीरो नहीं हो सकती। इट विल रीच द मिरर, वो लाइट मिरर पे जाएगी एंड रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी पर्सन के आई में। देयरफॉर पर्सन विल सी द रिफ्लेक्शन बाय देमसेल्फ इन द मिरर। वो बिल्कुल अपना मिरर में ऐसे ही रिफ्लेक्शन देखेगा जैसे वो जमीन पे या रेस्ट पे देख रहा है। जनरल रिलेटिविटी कहती है वार्म होल टनल बाय द
inertial drag मॉरिस एंड थॉरन के ने डेफिनेटली कहा था अ जंप थ्रू अ हाइपर स्पेस, कि आप इस वार्म होल में कदम रखेंगे और इस कदम यहाँ से कदम बाहर निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड रिंग ऑफ ईच एंड रोटेटिंग नियरली स्पीड ऑफ लाइट हाईली चार्ज अल्ट्रा डेंस। ये हमारे वार्म होल हैं, जो रिंग हैं, जो रोटेट कर रहे होंगे। इसे हम कह दें कि वार्म होल, एक वार्म होल में हम जाएंगे और दूसरे वार्म होल से हम मैटर बाहर आ जाएगा, इवन कि ये डिस्टेंस जितना मर्जी बड़ा हो। जैसे आपने बचपन में कार्टून देखे होंगे डोरेमोन, तो ये डोरेमोन का दरवाजा या एवेंजर की मूवी देखी होगी वार्म होल। वार्म होल में आप एक जगह से दाखिल हो और दूसरी जगह से निकल आए। जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी इस कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करेगी। ये हम आने वाली वीडियोस में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 लो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर ए है relativity of simultaneity. Consequences of special theory of relativity. There are other surprising consequences of special theory of relativity, जो हमने यहाँ पे नीचे समराइज कर दी है। Consequences देखते हैं। टू एक्शंस simultaneous for one person, अगर दो एक्शन है किसी एक के लिए वो simultaneous है, may not be simultaneous for another person in relative motion। अगर एक के लिए वो simultaneous है तो दूसरे के लिए जरूरी नहीं है कि वो simultaneous हो। Einstein conclude that simultaneously is not absolute, कि simultaneously ये absolute नहीं है, simultaneously absolute नहीं है। Simultaneous event as seen by one observer could occur at different times from the perspective of the another। कोई भी simultaneous event है, एक observer के लिए कुछ और हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही इवेंट कुछ और होता है, क्योंकि टाइम इटसेल्फ इज रिलेटिव। टाइम खुद भी एक रिलेटिव है, टाइम भी कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। टाइम मूव डिफरेंटली फॉर ऑब्जेक्ट इन मोशन देन फॉर ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तो मोशन के लिए टाइम मुख्तलिफ तरह से मूव करता है और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसके लिए मुख्तलिफ तरह से मूव करता है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करना शुरू कर दें तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। बट स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तब्दील नहीं होती। द स्पीड ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व बाय एनीवन एनीवेयर इन द यूनिवर्स मूविंग और नॉट मूविंग इज ऑलवेज बी सेम। तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रिगार्डलेस कि हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स में किसी भी जगह पे है, वो रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है ना, मूविंग और नॉट मूविंग स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ट्रेन ट्रैक। एक पर्सन ट्रेन ट्रैक के बाहर खड़ा हुआ है और ये ट्रेन को जाते हुए देख रहा है। कंपेयरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइटिंग स्टॉर्म विद द पर्सन इनसाइड द ट्रेन। और एक पर्सन ट्रेन के अंदर, एक पर्सन ट्रेन के अंदर है, एक पर्सन ट्रेन के बाहर है, और ट्रेन के फ्रंट और बैक साइड पे दो दरख्त हैं, दोनों पे लाइटिंग फॉल हुई है, लाइटिंग स्टॉर्म। आइंस्टाइन इमेजिन द ट्रेन एट अ पॉइंट ऑन द ट्रैक इक्वली बिटवीन टू ट्रीज। हमने इमेजिन कर लिया आइंस्टाइन ने कि ये इस वक्त इक्वली डिस्टेंस पे है, जितना ट्रेन का फासला बी से है उतना ही ट्रेन का फासला ए से है, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने टाइम को पास किया है। द पर्सन बिसाइड द ट्रैक वुड सी साइमल्टेनियस स्ट्राइक। जो पर्सन ट्रेन के बाहर है ये देखेगा कि बी पे और ए पे जो लाइटिंग स्टॉर्म बोल्ट गिरा है, देखो वो एक जितना फासला तय करेगा। ये स्टॉर्म की जो रोशनी गिरी, इस रोशनी ने यहाँ से इसकी आंखों में ट्रैवल किया, ये स्टॉर्म का बोल्ट गिरा, इसने लाइट ने यहाँ आंखों में ट्रैवल किया। तो इसने कहा कि दोनों बोल्ट ए और बी बोल्ट दोनों इकट्ठे एक ही वक्त में दोनों ट्री पे फॉल हुए। बट बिकॉज sorry, the person beside the track would see simultaneous strike. But because they're moving towards one lightning bolt and away from the other, the person on the train would see the bolt ahead of train first and the bolt behind the train later. जो पर्सन ट्रेन के अंदर है, क्योंकि वो खुद भी जा रहा है और उसकी स्पीड लेट्स सपोज 4/5 ऑफ लाइट ऑफ स्पीड की है, अब यहां से बोल्ट गिरा और लाइट ने ट्रेवल करना शुरू किया पीछे की तरफ। एट द सेम टाइम ये पर्सन है, इसने आगे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया, और लेट्स सपोज ये वो लाइन है जहां पे इस बोल्ट की रोशनी और ट्रेन का पर्सन दोनों आपस में मीट की। तो ये रोशनी पहले पहुंच जाएगी और ये पर्सन इस वक्त यहां पे पहुंचा होगा
जब ये इसकी आंखों में पड़ेगी और क्योंकि ये फासला कम होगा, क्योंकि ये खुद भी मूव कर रहा है, ये खुद भी मूव कर रहा है और रोशनी इसकी तरफ मूव कर रही है, इसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन पे है, तो ये रोशनी पहले इसकी आंखों में चली जाएगी। तो ये कहेगा कि बी पे जो फ्रंट पे जो बोल्ट है वो पहले गिरा है। उस वक्त तक लाइट ने अभी जितना फासला यहां से लाइट ने यहां तक तय किया है, उतना ही फासला इस लाइट ने यहां तक तय किया होगा। जब ये लाइट यहां तक आई है और ये लाइट यहां तक आई है, तो इसकी आंखों में ये पर्सन अब यहां पे पहुंच गया, ये पर्सन यहां पहुंच गया, तो इसने नोट किया कि ये लाइट पहले इसकी आंखों में पहुंची है, ये बी वाली, और ये कहेगा कि बी पे बोल्ट पहले गिरा है। उसके बाद ये लाइट अपना फासला ट्रेवल करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। लेट्स सपोज इसी पॉइंट पे या थोड़ा आगे जाके ये लाइट भी इसकी आंखों में रीच कर गई है। तो देखें यहां से इस लाइट को इतना फासला तय करना पड़ा, क्योंकि ये खुद भी मोशन में था, और फ्रंट वाली लाइट को लेट्स सपोज इतना फासला तय करना पड़ा। तो पर्सन खुद भी ट्रेवल कर रहा है, पर्सन खुद भी ट्रेवल कर रहा है, तो पर्सन को लगेगा कि बी वाला बोल्ट पहले गिरा है और उसके थोड़ी देर बाद ए वाला बोल्ट गिरा है, क्योंकि ए वाले बोल्ट ने ज्यादा फासला ट्रेवल किया है इसकी पर्सन की आंखों में पहुंचने के लिए। हत्ता कि जो बाहर पर्सन खड़ा हुआ था ट्रेन के बाहर, उसमें लाइट ने जो फासला तय किया है वो देखें, वो फासला इक्वल है, वो फासला इक्वल है। सेम टाइम में उसकी आंखों में रोशनी पहुंचेगी, तो वो कहेगा दोनों लाइटनिंग बोल्ट एट अ टाइम सेम टाइम पे गिरे हैं। तो एक ही इवेंट हुआ है, एक सेम टाइम पे हुआ है, लेकिन ऑब्जर्वर क्योंकि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, एक रेस्ट पे है और एक कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, इसलिए दोनों पर्सन के लिए उसके रिजल्ट डिफरेंट है। ये पर्सन कहेगा कि दोनों बिजलियां, दोनों बोल्ट्स एक ही टाइम पे फॉल हुए हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर वाला पर्सन कहेगा कि फ्रंट वाला बोल्ट पहले फॉल हुआ है और बैक वाला बोल्ट बाद में फॉल हुआ है। तो ये दोनों आपस में लड़ाई कर बैठेंगे कि ये कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, वो कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, हत्ता कि दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों अपने अपने रेफरेंस से ठीक बता रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, दिस इंप्लाइज दैट, कि अगर एक इवेंट साइमल्टेनियसली है सेम टाइम पे हुए हैं, तो एक ऑब्जर्वर के लिए अगर वो साइमल्टेनियस है, तो जरूरी नहीं है कि सेकंड के ऑब्जर्वर के लिए भी वो साइमल्टेनियस हो, अगर वो दोनों डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम में डिफरेंस। अब डी का रेफरेंस फ्रेम डिफरेंट है और सी का रेफरेंस फ्रेम डिफरेंट है, तो सी तो कहेगा कि लाइटिंग फ्लैशी जो है, लाइटिंग फ्लैश है वो ए और बी ये दोनों सेम टाइम पे हुए, लेकिन डी क्या कहेगा कि फ्लैश एट बी हैपन बिफोर द फ्लैश एट ए। बी कहेगा बी डी कहेगा कि बी पे फ्लैश पहले गिरा है और ए पे उसके बाद में गिरा है, क्योंकि दोनों का रेफरेंस फ्रेम डिफरेंट है। इस स्लाइड में भी सेम चीज एक्सप्लेन की गई है कि दो सिस्टर है, एक ट्रेन से बाहर है, एक ट्रेन के ऊपर है। जो ट्रेन के बाहर ग्रीन वाली सिस्टर है वो कहेगी कि लाइटिंग बोल्ट ट्रेन के फ्रंट पे और बैक पे दोनों सेम टाइम पे फॉल हुए हैं, तो दोनों साइमल्टेनियस हैं। जबकि एक्स्ट्रा जो ट्रेन के ऊपर है वो कहेगी कि फ्रंट वाला बोल्ट पहले गिरा है, फॉल हुआ है, और बैक वाला बोल्ट बाद में हुआ है। सेम एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा मैथ एनर्जी इक्वलेंस। एनर्जी एंड मैथ आर इक्वलेंट एंड कन्वर्टेबल। एनर्जी और मैथ इक्वलेंट होते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम एनर्जी को मैथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैथ को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर आइंस्टाइन थ्योरी, द ऑब्जेक्ट मैथ इंक्रीज विद वेलोसिटी। याद रखें, जब भी वो किसी स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेटिवली मूव कर रहा हो तो उसका मैथ इंक्रीज हो जाता है। Increase is relativistic weight of jet is equal to kinetic energy divided by square of the speed of light. ये हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे। Because the speed of light is much bigger number, so even a teeny amount of mass is equivalent to can be converted into very large amount of energy. That's why atomic and hydro bomb are so powerful. A speed of light की वैल्यू ना बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा सा मैथ भी अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए जो एटम बम होते हैं या हाइड्रोजन बम या रिएक्टर होते हैं, उसमें थोड़े से मैथ को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। द एफर्ट ऑफ रिलेटिविटी इज द शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ। फासले सिकुड़ जाते हैं, लेंथ कम हो जाती है, लेंथ छोटी हो जाती है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में लेंथ जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एंड
अपीयर शॉर्टर, ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाएगा और अपीयर वो छोटा फील होगा, शॉर्ट फील होगा इन द डायरेक्शन दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे इसका फार्मूला एल इज इक्वल टू एल नॉट, एल नॉट हमारी प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ को हम कहते हैं एल नॉट। ये वो लेंथ है जब हमने रेस्ट में मेजर की थी, यह वो लेंथ है जो हमने रेस्ट में मेजर की थी, 1 - v² और c² का अंडर रूट। ऑब्जर्वर इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम इन रिलेटिव मोशन विल ऑलवेज मेजर द लेंथ टू बी शॉर्टर। जो रिलेटिव मोशन में है, जो रिलेटिव मोशन में है वो उसी लेंथ को शॉर्टर मेजर करेगा, उसके लिए लेंथ कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी अगर वो रिलेटिव मोशन में है, और रेस्ट लेंथ ज़्यादा होगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट लेंथ या प्रॉपर लेंथ हमारी ज़्यादा होगी, अगर मोशन में है तो वही लेंथ हमारी शॉर्ट हो जाएगी। थोड़ी इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक अर्थ से हम किसी नेबर गैलेक्सी में गए, नेबर गैलेक्सी में जाने के लिए हमने फासला मेजर किया था 8 लाइट ईयर्स। याद रखें लाइट ईयर लेंथ का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है। वापस आने का भी हमने फासला मेजर किया था, वो भी 8 लाइट ईयर। ये हमने प्रॉपर लेंथ मेजर की है जब हम रेस्ट पे थे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अर्थ पे मूव कर रहे थे। लेकिन जब हम इस पे ट्रैवल करना शुरू किया और हम गए विद स्पीड 0.8 c, ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये लेंथ हमारी 0.8 लाइट ईयर से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी ये लाइट हमारी, तो लेंथ हमारी 2 लाइट ईयर कम हो जाएगी। जाने की लेंथ जो पहले 8 लाइट ईयर थी अब वो रह जाएगी 6 लाइट ईयर, और वापस आने की जो लाइट थी डिस्टेंस था वो था 8 लाइट ईयर, अब वो भी कम होके हो गया 6 लाइट ईयर। तो जमीन पे जो टाइम पास हुआ होगा वो 20 ईयर्स पास हो गया होगा, होम ठीक है, 20 ईयर तकरीबन पास हुआ होगा अगर प्रॉपर देखा जाए तो। लेकिन हमने जो ट्रैवल किया है, हमने जो ट्रैवल किया है वो हमने ट्रैवल किया है 6 लाइट ईयर जाने का, 6 लाइट ईयर आने का, और हमारे हमने सिर्फ 12 ईयर पास किए होंगे। अब आप पूछेंगे कि 8 लाइट ईयर जाने का, 8 लाइट ईयर आने का, तो ये तो 16 लाइट ईयर बनते हैं। चलिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गई तो 12 लाइट ईयर हो जाएंगे। ये 20 कैसे आंसर आया? देखिए जब हम जाते हैं तो हमारे लिए टाइम भी स्लो हो जाता है, टाइम डिलेशन भी हम पढ़ेंगे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डिलेशन दोनों के कंबाइन इफेक्ट आते हैं। अगर हम यहाँ टाइम डिलेशन को निकाल दें तो फिर जमीन पे टोटल 16 ईयर्स गुजरे होंगे। लेकिन हम दोनों फैक्ट को डालें तो हम जमीन पे 20 ईयर्स गुजर गए होंगे और हमें हमें हमारे सिर्फ और सिर्फ 12 ईयर्स गुजरे होंगे। तो जब हम मोशन में होते हैं तो फासला हमारा कम हो गया। सिंपल वर्ड में देखा जाए, लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि इस प्लेनेट से इस का टोटल फासला है लेट्स सपोज 8 किलोमीटर, और जब हम मूव करना शुरू किया तो हम मोशन में हमें फासला मिला 6 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर फासला कम हो गया। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट अगर इसको एग्जैक्ट वैल्यूज में लिया जाए तो जाने का फासला था 8 लाइट ईयर्स, वापस आने का फासला भी था 8 लाइट ईयर। लेकिन जब हमने स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव किया तो ये जाने का फासला लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए कम हो गई, तो ये बच गया 6 लाइट ईयर, और वापसी का भी हो गया 6 लाइट ईयर। इस तरह हमारे लेंथ सुकड़ गई, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जब हम रेस्ट पे होते हैं, जब हम रेस्ट पे होते हैं तो हम मेजर करते हैं उस लेंथ को कहते हैं प्रॉपर लेंथ। तो हम वेलोसिटी को प्रॉपर लेंथ से के लिहाज से डिवाइड करते हैं अपने टाइम पे, तो हमें लगता है कि हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़मीन पे टाइम भी ज़्यादा ही गुजरता है। लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करना शुरू करते हैं तो अब लेंथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है। अगर उसी स्पीड ऑफ लाइट उसी वेलोसिटी से मूव करें तो अब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो डेल्टा टी है टाइम भी कम लगेगा। इसलिए हम अपने वक्त से पहले अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ लेंथ हमारे फासले सुकड़ जाते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम रेस्ट में हों और किसी चीज़ की पैमाइश करें कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हमें इसकी प्रॉपर लेंथ मिलेगी। जैसे इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी प्रॉपर लेंथ होगी। लेकिन जब हम रिलेटिव मोशन में हो, हम मोशन में हो तब हम अगर उसकी लेंथ मेजर करें तो ये हमारी होगी एपरेंट लेंथ। ये लेंथ हमेशा एक्चुअल लेंथ से कम होगी। तो मोशन में चीज़ें हमारी सिकुड़ जाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और रेस्ट में लेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा टाइम डिलेशन, कि वक्त स्लो हो जाता है, वक्त डायलेट हो जाता है। मूविंग क्लॉक इज मेजर्ड इट टिक मोर स्लोली देन द ऑब्जर्वर एट स्टेशनरी क्लॉक। जो स्टेशनरी क्लॉक है उसको हम कहेंगे प्रॉपर टाइम टी नॉट,
वो नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा होगा। लेकिन जो मूविंग क्लॉक है, अगर हम क्लॉक मूव कर रहा है स्पेशली एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो वो टिक टिक स्लो करेगा, वो टिक टिक स्लो करेगा, वो स्लो मूव करेगा। तो याद रखें, मूविंग क्लॉक स्लो चलता है, मूविंग क्लॉक स्लो चलता है, और स्टेशनरी क्लॉक नॉर्मल चलता है, अपने प्रॉपर टाइम पे चल रहा होता है। टाइम मूव रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, टाइम भी जो मूव करता है वो भी रिलेटिव है, टाइम भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, टाइम रिलेटिव है। हम वक्त में आगे जा सकते हैं, जैसे लेंथ में हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, इसलिए साइंस कहती है हम टाइम में आगे भी जा सकते हैं। ठीक है ना। और टाइम मूव रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, टाइम भी ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन के लिहाज से मूव करता है। किसी के लिए टाइम नॉर्मल मूव करता है और किसी के लिए टाइम स्लो मूव करता है। An object in motion experience time dilation, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसकी उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, टाइम स्लो मूव करेगा। मीनिंग दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी फास्ट इट एक्सपीरियंस मोर टाइम मोर स्लोली। अगर ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव कर रहा हो, बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो फील करेगा कि उसका टाइम ज्यादा स्लो मूव कर रहा है। जितनी आपकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी, आपका टाइम उतना स्लो होता जाएगा। देन व्हाट इज एट रेस्ट, रेस्ट के मुकाबले में ये प्रॉपर टाइम है। देखें, वेलोसिटी आपकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकती, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो जो आपका एपरेंट टाइम है वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू प्रॉपर टाइम। टाइम टेकन बाय इवन टू अकर एट रेस्ट फ्रेम, अगर आप रेस्ट में हैं, अगर आप रेस्ट में हैं तो आपका टाइम होगा प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम हमेशा ज़्यादा होगा। ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, खास तौर पे जो रिलेटिव मोशन में है, वो जज करेगा टाइम टू बी लॉन्गर, कि उसी काम को लगने में ज़्यादा लगा है, टाइम डिलेट हो गया, टाइम स्लो हो जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा, टाइम टू बी लॉन्गर। जैसे यहाँ पे देखें, दो ट्विन सिस्टर थी, ये सिस्टर हमारी अर्थ पे रह गई, और ये दूसरी उसकी ट्विन सिस्टर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली किसी दूसरे प्लैनेट्स पे या दूसरी गैलेक्सी में चली गई, वहां से वो चक्कर लगा के वापस आई। तो लेट्स सपोज उसके लिए इतना टाइम गुजरा था, उसके लिए इतना टाइम गुजरा था, लेट्स सपोज हम ये कह लेते हैं कि ये एक आवर है, एक आवर है या एक साल है। लेकिन जमीन पे ज्यादा टाइम गुजर गया होगा। टाइम पे देखिए, अगर यहाँ पे एक ओवर गुजरा है तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ओवर गुजर गए हैं। और यहाँ पे 10 साल गुजरे हैं तो यहाँ पे 50 ईयर्स गुजर गए हैं। तो जब ये सिस्टर वापस आई तो अभी ये इसके लिए टाइम बहुत स्लो मूव की है, तो अभी इसने थोड़ा सा वक्त ही गुजारा होगा, हत्ता कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया होगा, और इसकी अर्थ वाली जो ट्विन सिस्टर है वो बूढ़ी हो गई होगी। क्योंकि जो अर्थ पे है वहाँ प्रॉपर टाइम है, और जो ये मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव मोशन में है, इसके लिए टाइम डिलेट हो गया, टाइम स्लो हो गया। तो अगर आप किसी प्लेनेट पे जाते हैं और स्पीड ऑफ लाइट कंपैरिजन मूव करते हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अर्थ पे टाइम वैसे ही मूव करेगा, जब आप वापस आएंगे तो आपके लिए वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा हुआ होगा, हत्ता कि ज़मीन पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा होगा। तो और साइंटिफिकली आप फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो फ्यूचर में जाया जा सकता है एज, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली मूव करना शुरू करते हैं, जितनी हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी उतना हमारे लिए टाइम स्लो होता जाएगा, और ज़मीन पे तो नॉर्मल टाइम होगा। तो हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे ये 2024 2025 में लेट्स सपोज यहाँ पे गए हैं, और ये 10 साल बाद वापस आ गई तो इसकी, तो ये इसको 10 साल गुजरे हैं लेकिन यहाँ पे 50 साल गुजर चुके हैं। ये 225 से 2075, तो ये भी इसके लिहाज से 2035 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2075 हो गया, तो ये फ्यूचर में पहुंच जाएगी। तो हम फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए टाइम, अगर हम स्पेसशिप में स्पीड ऑफ लाइट कंपैरिजन मूव कर रहे होंगे तो टाइम हमारे लिए स्लो हो गया। टाइम डिलेशन, नो measure the time interval from another inertial frame of reference which clock appear to be in motion, clock appear to be in motion। जैसे ये देखें, यहाँ से कुछ चीज़, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से इस लाइट को ऑन करें, इस लाइट को ऑन करें तो ये लाइट ऊपर गई और वापस आ गई। इसके लिए तो लाइट ने सिर्फ इतना फासला तय किया, देखें लाइट ने इतना फासला किया, ये टॉर्च हमने ऑन की, ये टॉर्च ऊपर गई और टकरा के ये मिरर है, मिरर से टकरा के वापस आ गई। लेकिन जो ऑब्जर्वर अर्थ पे है उसके लिए तो लाइट यहाँ से इसने यहाँ तक ट्रैवल किया, और इसने लाइट को यहाँ तक ट्रैवल किया। तो ऑब्जर्वर जो अर्थ पे है उसने, उसके नज़रिए से लाइट ने ज़्यादा फासला तय किया है, और लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो इसके मतलब, इसका मतलब है ज़मीन पे ज़्यादा टाइम गुजरा होगा,
ज़्यादा टाइम गुजरा होगा, हत्ता कि इस स्पेसशिप के अंदर टाइम बहुत ही कम गुजरा होगा। इस स्लाइड में मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि अगर ये देखिए मूविंग ऑब्जर्वर है, मूविंग मूविंग ऑब्जर्वर है, तो इसकी जो रूलर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गई और टाइम डिलेशन हो गई है, क्लॉक स्लो हो जाएगा। और ये रेस्ट वाला स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इसके लिए रूलर लंबा होगा या प्रॉपर लेंथ होगी और टाइम भी फास्टर होगा। तो अगर आप रेस्ट पे हैं तो आपके लिए लेंथ प्रॉपर लेंथ होती है जो कि ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मूविंग से, और टाइम भी फास्टर होता है जिसे प्रॉपर टाइम कहते हैं एज पेयर टू मूविंग। अगर आप मूव कर रहे हैं तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और टाइम स्लो हो जाता है, टाइम डिलेशन। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट दोनों ऑब्जर्वर के लिए हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैथ वेरिएशन। मैथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज, मूविंग ऑब्जेक्ट का मैथ भी इंक्रीज हो जाता है एज इज वेलोसिटी इंक्रीज, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी उसका मैथ भी इंक्रीज होता जाएगा, नोन एज मैथ वेरिएशन। ये इसका फार्मूला देखिए, टाइम डिलेशन क्या है, फार्मूला है, दिस इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ मैथ वेरिएशन। एम नॉट, वहां पे पहले गलती थी वो ठीक हो गई है। तो एज अ रिजल्ट मैथ इंक्रीज एज ऑब्जेक्ट स्पीड अप, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी स्पीड अप होगी, उसका मैथ जो रिलेटिविस्टिक मैथ है वो इंक्रीज होता जाएगा। और ये एम नॉट हमारा रेस्ट मैथ है, प्रॉपर मैथ है। एम इज अ रियलिस्टिक मैथ, एम नॉट रेस्ट मैथ, रेस्ट मैथ जो हमारा नॉर्मल मैथ होता है। और ये रियलिस्टिक मैथ है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी ये मैथ इंक्रीज होता जाएगा। स्पीड स्पीड लाइट है, वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। It is another expression of mass energy equivalence. This fact is noticeable only at realistic speed. जब हम रियलिस्टिक स्पीड, ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रहे होते हैं तो ये फैक्ट तभी नोटिस होते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेटेड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव करता है तो उसका मैस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। द मोर मैसिव इट बिकम, और उसकी वो मोर मैसिव होता जाता है। जैसे जैसे मोर मैसिव हो जाता है मोर एनर्जी डेट हैज टू बी यूज टू गिव द सेम एक्सेलरेशन, फिर उसे सेम एक्सेलरेशन लेने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हमें। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है सेम एक्सेलरेशन के, मेकिंग फर्दर एक्सेलरेशन मोर एंड मोर डिफिकल्ट। इसलिए फर्दर स्पीड को इंक्रीज करना, मजीद इंक्रीज करना हमारे लिए मजीद मुश्किल होता जाता है। द एनर्जी इज पुट इनटू द टाइम टू एक्सेलरेशन, जो हमने उसे एक्सेलरेट करने के लिए एनर्जी देते रहते हैं, वो सारी एनर्जी वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाती है, वो मैस में कन्वर्ट होती जाती है। हम जितनी एनर्जी देंगे उसको एक्सेलरेट करने के लिए वो एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती जाएगी और ऑब्जेक्ट मोर मैसिव होता जाएगा। टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट इज देन इज किनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगी उसकी किनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस एम्बॉडेड मैस, जो उसने कुछ एनर्जी उसकी जो मैस में कन्वर्ट होती गई है उसके एम्बॉडेड मैस के इक्वल भी होगी। टू एक्सेलरेट इवन द स्मॉलेस्ट बॉडी टू स्पीड ऑफ लाइट, वो छोटे से छोटे पार्टिकल को भी अगर स्पीड ऑफ लाइट के आप मूव करना है तो इसके लिए हमें लामहदूद एनर्जी चाहिए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। द मटेरियल ऑब्जेक्ट लिमिटेड टू स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मूव कर ही नहीं सकता। उसकी लिमिट है कि हमेशा वो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड पे ही मूव करेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और उसका मैथ भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिस इज द मैथ एंड रिलेटिविटी की इक्वेशन जो हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि मैथ ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट इट्स स्पीड इंक्रीज, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी मैथ इंक्रीज होता जाएगा, और ये मैथ और रिलेटिव मैथ और प्रॉपर मैथ की इक्वेशन है। एंड बिकॉज performing work of an object increase its energy speed, then mass must be also in the form of energy, कि जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, तो मैथ है वो एनर्जी की ही किस्म है। तो इंप्लाइड है mass energy आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्वल होते हैं इन द सेंस दैट गेन और लॉस ऑफ mass कैन बी रिगार्डेड इक्वली वेल एज गेन एज लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी और mass में गेन और लॉस दोनों इक्वलेंट होंगे, mass और में लॉस और गेन हो सकता है, तो एनर्जी और में भी गेन और लॉस होता है।
ये इक्वलेंसी हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन में भी यूज होती है। यहाँ स्लाइड देखें, अगर हमारा प्रॉपर मैथ 1000 kg था, तो अगर हम मूव करना शुरू कर दें विद स्पीड कंपैरिजन स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारा मैथ इंक्रीज हो जाएगा। देखिए तो मैथ इंक्रीज हो गया, 2000 हो गया, इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेट्स सपोज ये कार्टून मूव कर रहा है, तो कार्टून जो मूव कर रहा है ब्लू वाला, ये कह रहा है आई एम हैवियर देन यू, एम आई हैवियर देन यू। रेड वाला कह रहा है एम आई हैवियर देन यू। तो जो भी चीज मोशन में होगी उसका मैथ इंक्रीज होता जाएगा, वो हैवी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द टाइम इज अ 4 डायमेंशन एज ट्रेडिशनल 3 डायमेंशन। ये आपको जो ब्लू कलर की प्लेट सी नजर आ रही है, ये 3 डायमेंशनल हमारी स्पेस है जिसमें हम जिंदा रहे। और ये कोन नजर आ रही है, ये ऊपर वाली कोन जो है ये फ्यूचर की तरफ है, और पीछे वाली कोन है ये हमारी नीचे वाली कोन पास्ट की तरफ है। इस डिमेंशन के लिहाज से हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं और पास्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जो चौथी डिमेंशन है उसको हम कहते हैं टाइम। 20वीं सदी तक हम यही थॉट समझते थे कि हम जिस ज्योमेट्री में रहते हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ऑफ द यूनिवर्स। इट्स डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, शेप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बट डिस्टेंट फ्रॉम द टाइम, टाइम से मुख्तलिफ है। द मेजरमेंट of which event occur within the universe. According to Einstein, you need to describe you are not only in 3 dimensional space. आइंस्टाइन ने बताया कि आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप 3 डायमेंशनल स्पेस में नहीं है। 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होती है, जिसे हम कहते हैं लेंथ, वेट या हाइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पर आल्सो एक और डिमेंशन भी है जिसको हम कहते हैं टाइम डिमेंशन। हैज टाइम इज द 4 डायमेंशन। एज पर आइंस्टाइन टाइम हमारी 4 डायमेंशन है। हिस्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट लोकेशन थ्रू टाइम, ट्रेस आउट द लाइन। हिस्ट्री बताती है ट्रेस आउट द लाइन और कर्व। हम टाइम में लाइन में भी ट्रेवल कर सकते हैं और कर्व में ट्रेवल कर सकते हैं ऑन द स्पेस टाइम डायग्राम। ईच पॉइंट ऑन स्पेस डायग्राम रिप्रेजेंट द यूनिक पोजीशन इन स्पेस एंड टाइम। इसमें हर जो पॉइंट है, हर पॉइंट किसी स्पेस टाइम में किसी खास स्पेस, किसी खास वक्त का दौरानिया शो करती है। लेट्स सपोज अगर हम टाइम मशीन अगर हो और हम टाइम मशीन में बैठे हैं, तो हम उसे पॉइंट देंगे, वो पॉइंट हमें फ्यूचर में या पास्ट में उस जगह उस वक्त पे ले जाएगा। स्पेस उस जगह, लेट्स सपोज हमने 1947 में इंग्लैंड में जाना है, तो हमारी जगह होगी, स्पेस होगी इंग्लैंड, और टाइम होगा 1947 की जो डेट। तो हम टाइम में हर पॉइंट किसी खास जगह और किसी खास वक्त को शो कर रहा होता है, यूनिक पोजीशन इन स्पेस एंड टाइम। अगर टाइम को हम 4 डायमेंशन ले लें, तो ये देखिए ये हमारा ये फ्लैट सरफेस है, ये हमारा हाइपर सरफेस ऑफ प्रेजेंट है, ये 3D स्पेस है जिसे हम कह रहे हैं। और जो ये हमारी कोन है, ये हमारा टाइम है, ये फ्यूचर लाइट कोन है। ये हमारा प्रेजेंट है जो रेड डॉट है, और ये नीचे वाली कोन हमारी पास्ट लाइट कोन है। तो हर पॉइंट इस कोन का शो कर रहा है किसी खास जगह को, किसी खास टाइम को, और बॉटम वाली कोन का हर पॉइंट शो कर रहा है गुजरे हुए वक्त के किसी खास जगह को, किसी खास टाइम को। तो ये हमारी स्पेस, 3D स्पेस और चौथी डिमेंशन टाइम को शो करने की एक हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो स्पेस टाइम इन एनी मैथमेटिकल मॉडल दैट फ्यूज द 3 डायमेंशन। स्पेस टाइम क्या है, जो 3 डायमेंशन में हमने उसको फ्यूज कर दिया स्पेस एंड 1 डायमेंशन टाइम इनटू द सिंगल 4 डायमेंशन कंटिन्यू। तो ये जो 1 डायमेंशन जो टाइम की है, इसे 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम में शो किया है। स्पेस टाइम डायग्राम आर यूजफुल इन विजुअलाइज अंडरस्टैंड द रियलिस्टिक फैक्ट। रियलिस्टिक फैक्ट को समझने के लिए ये स्पेस टाइम हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। सच हाउ डिफरेंट ऑब्जर्वर प्रिसाइज वेयर एंड व्हेन द इवेंट अकर। कि डिफरेंट ऑब्जर्वर क्या कहते हैं कि कौन सा ऑब्जर्वर कहाँ और किस वक्त हुआ। स्पेस टाइम डायग्राम कैन शो द ज्योमेट्री अंडरलाइंग फिनोमेना, लाइक स्पेस टाइम डायग्राम में मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल फिनोमेना शो कर रहे हैं, जैसे कि टाइम डिलेशन कैसे होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है विदाउट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। हमारी जो 4 डायमेंशन है ये बियॉन्ड है हमारे 3D कॉन्सेप्ट से या 2D कॉन्सेप्ट से। और आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम आपको 5 डायमेंशन के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि 4 डायमेंशन में हम वक्त में कैसे ट्रेवल करते हैं, वक्त हम किसके लिए स्लो हो जाता है और किसके लिए फास्ट हो जाता है, कैसे हम वक्त पे हम फ्यूचर में जा सकते हैं। वक्त में फ्यूचर में जाना एज
कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हुए, ये प्रैक्टिकली एज साइंस कह रहा है कि पॉसिबल है। लेट्स सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आपने थ्री डिमेंशनल वर्ड से फुटबॉल को लेके फोर डिमेंशन में आ जाते हैं, तो आप स्पेस एंड टाइम में कहीं और पहुंच जाएंगे। स्पेस एंड टाइम के थ्री डी वर्ल्ड में आपको अपना हाथ ऐसा नजर आएगा, लेकिन जब टाइम में आप ट्रेवल करना शुरू होंगे और फोर डिमेंशन में होंगे, तो आपको अपना ही हाथ मुख्तलिफ तरीके से नजर आएगा। अगर हम अपनी अर्थ को देखें और थ्री डिमेंशन में देखें, तो ये इलिप्सिकल स्फेरिकल आपको एक प्लेनेट नजर आएगा। लेकिन इसी को हम फोर डिमेंशन के लिहाज से देखें, तो इलिप्सिकल स्फेरिकल आपको प्लेनेट नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको ये एक स्पेस टाइम कर्व में नजर आएगा, जिसमें आप मुख्तलिफ डिमेंशन में मुख्तलिफ टाइम में भी मूव कर सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स। काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो काइंडली हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह ताला हम आपको उस पर अच्छी और आसान वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आपको बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स की वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।